सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मुझे पूरी उम्मीद है आपने पाषाण काल को अच्छे से पढ़ा होगा, मानव का विकास। और फिर मैंने आपको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल डिस्कस किया है। और आज का टॉपिक है हमारा नव पाषाण काल। आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ भी आई हैं मेरे पास और मैंने उन क्वेरीज़ को आपके इस लेक्चर में शामिल भी किया है। तो जल्दी से सभी छात्रों और छात्राएं क्लास में आइए, कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक नव पाषाण काल। परंपरागत रूप से शुरुआत यहीं से कि नव पाषाण काल के जनक कौन हैं। मैंने आपको बताया था नव पाषाण काल के जनक हैं जॉन लुबॉक। वो क्योंकि इन्होंने ही अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पहली बार नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। और जब हम लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो भी मैंने आपसे ये बातें डिस्कस की थी। पाषाण काल के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है बताइए? याद कर पा रहे हैं आप? अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम मैंने आपको बताया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न कुछ ऐसे भी हैं। नवपाषाण कालीन उपकरण पहली बार कहाँ से मिला, उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिला, ये सारी बातें एक एक करके आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहली बात ये कह रहे हैं कि जॉन लुबॉक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पहली बार उन्होंने सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द यूज़ किया, नव पाषाण शब्द का प्रयोग किया। और यही कारण है जॉन लुबॉक को नव पाषाण काल का जनक कहते हैं। ये बात हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। जबकि एक और महत्वपूर्ण बात है, नव पाषाण काल के लिए, ताम्र पाषाण काल के लिए गार्डन चाइल्ड का नाम आता है। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि इन्होंने अन्न उत्पादक संस्कृति एवं नव पाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया। दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबॉक करते हैं, जबकि गार्डन चाइल्ड नव पाषाणिक एवं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लिए अन्न उत्पादक संस्कृति, ध्यान रखिएगा, अन्न उत्पादक संस्कृति और नव पाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगले क्रम में ये बात हमेशा की तरह पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस की थी आपसे, और बात यह है कि भारत में नव पाषाण कालीन उपकरण, ध्यान रखिएगा, भारत में पहला नव पाषाण कालीन उपकरण किसे मिला। तो ये दोनों बातें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। कर्नाटक प्रांत में लिंगसुगूर नामक स्थल से 1842 में मिला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश में पहली बार कहाँ से मिला, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहले आप ये याद रखिए कि नव पाषाण कालीन उपकरण पहली बार भारत में कहाँ से मिलता है। तो भारत में मिलता है कर्नाटक में लिंगसुगूर स्थल से। किन्हें मिला? उनका नाम है M.H. कृष्णा सर। नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप हमेशा M.H. कृष्णा सर और ली मैसूरियर के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ली मैसूरियर ने भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में पहला नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था। तो यहाँ पर अगली ही इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि ली मैसूरियर ने 1860 ईस्वी में कुछ नवपाषाण कालीन उपकरण उत्तर प्रदेश में प्राप्त किए थे। कहाँ पे? टोंस नदी की घाटी में। इतनी बात क्लियर हुई। 4 प्रश्न हुए यहाँ पे आपके। नव पाषाण काल के जनक जॉन लुबॉक, एक बात। दूसरा कि ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल के लिए अन्न उत्पादक संस्कृति या नव पाषाणिक क्रांति शब्दों का प्रयोग किन्होंने किया, वो गार्डन चाइल्ड हैं। भारत में पहली बार नव पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से मिले? लिंगसुगूर से। किसे मिले? M.H. कृष्णा सर को।
और उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले? टोंस नदी की घाटी में और ली मैसूरियर सर को। 4 बातें क्लियर हो रही हैं। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नवपाषाण काल में आगे डेवलपमेंट क्या क्या है। पहले तो जैसे आपने ये देखा था, पुरापाषाण काल में मनुष्य पुरापाषाण काल में केवल आखेटक था, ठीक है ना, यहाँ पर आखेटक था। अब जब वो मध्य पाषाण काल में आता है तो इसके साथ साथ वो खाद्य संग्राहक भी हो जाता है। ये बातें आप पिछले लेक्चर में मेरे साथ पढ़ चुके हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने अन्न उत्पादन, खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करना भी सीखा है। आप देखिए, नवपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत प्रगति क्या थी? कृषि एवं स्थायी जीवन का प्रारंभ। कृषि यानी कि जब कृषि आ जाएगी, मनुष्य अन्न उत्पादक हो जाएगा, तो उसको एक जगह सेटल होना ही पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं स्थायी जीवन का आरंभ, कृषि या फिर अन्न उत्पादक संस्कृति की शुरुआत, तो वो नवपाषाण काल में है। साफ तौर पे लिखा हुआ है, इसी कालखंड में मनुष्य ने खाद्य उत्पादन करना, पशुओं का व्यापक उपयोग करना। एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, पशुपालन प्रारंभ किस कालखंड में हुआ? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में है। और पशुपालन के लिए मैंने आपको 2 स्थल बताए थे। कौन से? आदमगढ़ और बागोर। याद आ रहा है? आदमगढ़ और बागोर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पशुओं का व्यापक उपयोग, पहिए एवं चाक का आविष्कार। देखिए, उसने पहिया भी बना लिया है। चाक का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार। अब ये भी बड़ी बात है, अग्नि का आविष्कार। इसका मतलब ये है कि अग्नि को नियंत्रित करना, आग को जलाना और बुझाना, और उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना, प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए ठंड में। काफी ये लिखा हुआ है, अग्नि का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना, तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास किया। यानी कि मनुष्य ने अब जो हमारी प्राचीनतम संस्कृति है वो एक जगह सेटल हो रही थी। अब ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो रही है, अन्न उत्पादन आ गया है, पहिए का आविष्कार हो गया है, और आग का नियंत्रित प्रयोग करना मनुष्य ने सीख लिया है। अब बात ये आती है कि प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, किसे पहला स्थल माना जाए? तो आप पहले ये ध्यान रखिए, स्थल है वो मेहरगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेहरगढ़ से हमेशा एक प्रश्न जरूर आया है, अक्सर करके पूछा गया है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। आज ये हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, कोची के मैदान में है, बोलन नदी तट पर, पाकिस्तान में। अब यहाँ पर यह है कि बास्केट ऑफ ब्रेड, ये प्रश्न मेहरगढ़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, रोटी की टोकरी किसे कहा गया है? तो वो मेहरगढ़ को कह सकते हैं, कोची के मैदान को कह सकते हैं। और ये प्रश्न मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहा जाता है, पूछा गया है। फिलहाल आप ये देखिए, जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि नवपाषाण काल का सर्वप्रथम स्पष्ट प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। ये सारे प्रश्न मेरी टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन चल रही है उसमें बहुत अच्छे ढंग से समाहित किए गए हैं। जितने प्रश्न पीछे पूछे गए हैं या फिर जितने प्रश्न अभी पूछे जाने की संभावना बनती है, इस टॉपिक पे बहुत सारे नए प्रश्न क्रिएट किए गए हैं। आप चाहें तो हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। एक पेपर में आमतौर पे 125 प्रश्न होते हैं जो इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं।
ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन में ये टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। फिलहाल आगे हम लोग देखते हैं। ये कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल या बस्ती कौन सी है? तो वो है मेहरगढ़। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी लाइन में आपको ढेर सारे प्रश्न मिल रहे हैं। आगे आपको देखना चाहिए मेहरगढ़ की कुछ और विशेष बातें हैं। वो विशेष बात यह है कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल एवं हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नवपाषाण काल एवं हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। एक प्रश्न कुछ ऐसे भी आया है कि हड़प्पा वासियों ने कपास उगाने की जो प्रक्रिया है या कपास उगाने का ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ के लोगों से प्राप्त किया? तो वो मेहरगढ़ के लोगों से प्राप्त किया। फिलहाल आप आगे देखिए, ये लिखा हुआ है हमें सर्वप्रथम लगभग 7500 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं, जौ एवं कपास उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना? मेहरगढ़ से ही हमें विश्व में कपास की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक एक बड़ी बात यह है कि ये भी माना जाता था कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। लेकिन अब जो नवीनतम शोध है हमारे पास, अगर आपसे ये पूछता है कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण हमारे पास कहाँ से है, तब आप जवाब देंगे कृषि का प्राचीनतम प्रमाण हमारे पास लहुरा देवा से है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि लहुरा देवा से हमें, ये देखिए, लगभग 8500 ईसा पूर्व के आसपास चावल की कृषि किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना? चावल की कृषि। तो अब बात ये हो रही है यहाँ पे, चावल की कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो भी जवाब ये हो जाएगा लहुरा देवा। अभी तक आप चावल की खेती के लिए कोल्डेहवा जानते थे, लेकिन जो कोल्डेहवा से चावल के प्रमाण हैं हमारे पास वो लगभग 6500 ईसा पूर्व के हैं, और लहुरा देवा का जो चावल उगाए जाने का प्रमाण है हमारे पास वो 8500 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो आपके पास दो बातें बड़ी क्लियर कट हो गई कि चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे है, तो वो लहुरा देवा है, और कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से है, तो भी लहुरा देवा है। चावल की खेती और कृषि का दोनों का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देवा। कपास की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि विश्व में चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देवा से मिलता है। ये लिखा हुआ है, ये बात मैंने अभी आपसे तुरंत डिस्कस करी है। संत कबीर नगर से मिलता है, जो लगभग 8500 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है। इतिहासकारों का मानना है कि गेहूं, जौ और कपास उगाने की तकनीक हड़प्पा वासियों ने, ध्यान दीजिएगा, गेहूं, जौ एवं कपास उगाने की तकनीक हड़प्पा वासियों ने मेहरगढ़ के पूर्वजों से ली होगी। अतः मेहरगढ़ को सैंधव सभ्यता का अग्रगामी स्थल भी कहा गया है, प्रीकर्सर साइट। इसको ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का अग्रगामी स्थल कौन सा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, तो वो है मेहरगढ़। इतनी बातें एक साथ क्लियर हो रही हैं। प्रीकर्सर साइट कौन सा है, तो वो मेहरगढ़ है। वो क्यों कहा गया है? क्योंकि हड़प्पा वासियों को गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान किन्होंने दिया? वो मेहरगढ़ के निवासियों ने दिया। ठीक है। अब एक प्रश्न ये है कि मेहरगढ़ से, हम लोग केवल मेहरगढ़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी नवपाषाण काल के बारे में ही बात हो रही है हमारी, और आज का लेक्चर केवल नवपाषाण काल के बारे में ही केंद्रित है।
तो मेहरगढ़ से कारीगर की कब्र मिलती है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें इसका चित्र भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो उसमें इसका चित्र भी मिल जाएगा और नेट पर तो मिल ही जाएगा। तो फिलहाल मेहरगढ़ से कारीगर की कब्र मिली है हमारे पास, और वो बड़ी विशेष कब्र है। चकमक पत्थरों के, फ्लिंट स्टोन्स के बने ज्यामितीय उपकरण भी इसके साथ दफनाए गए हैं। आपके लिए एक प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कारीगर की कब्र कहाँ से मिलती है। तो जवाब है मेहरगढ़। और दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं फिर आगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में, दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, भैंस को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से है। तो वो भी मेहरगढ़ से है, ठीक है। भैंस को, भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस को पालतू बनाए जाने का प्रमाण कहाँ से है, मेहरगढ़ से है। अगर फिर वो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में भैंस के प्रमाण, हड़प्पा सभ्यता में भैंस को पालतू बनाए जाने का प्रमाण कहाँ से है, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तब जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? सारी डाउट्स, जितनी भी आपकी परेशानी है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर वो कहता है हड़प्पा सभ्यता में भैंस को पालतू बनाए जाने का प्रमाण, तो वो मोहनजोदड़ो है। और अगर ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस को पालतू बनाए जाने का प्रमाण, तो मेहरगढ़ है, ठीक है। हंसिया का प्राचीनतम उदाहरण भी मेहरगढ़ से मिला है, ध्यान रखिएगा। हंसिया का प्राचीनतम उदाहरण भी मेहरगढ़ से मिला है। और कुम्हार के चाक के लिए आप ध्यान दीजिएगा, मृदभांडों के लिए भी हमारा ये फेमस है। मेहरगढ़ हमारा मृदभांडों के लिए भी फेमस है। कुम्हार के चाक, कितनी सारी बातें आ गई मेहरगढ़ से। कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग एवं चाक पर बने प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिले हैं। चाक पर बने प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिले हैं, तो ये है जवाब मेहरगढ़। लेकिन अगर ये प्रश्न थोड़ा सा डाइवर्ट करता है और अगर वो कहता है विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड, विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड कहाँ से मिले हैं, बताएंगे क्या आप मुझे? बताइए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई करिए। और वो जगह है मध्य पाषाण काल में चोपानी मांडो, ध्यान रखिएगा। चाक पर बने मृदभांड तो मेहरगढ़ है, हस्त निर्मित मृदभांड तो जवाब है चोपानी मांडो। और ये चोपानी मांडो का संबंध है मध्य पाषाण काल से। और मुझे उम्मीद है आप इन सारी बातों को आपस में कोरिलेट कर पाएंगे। परीक्षा भवन में प्रश्नों को बस यहीं पर बचा लेना है। प्रागैतिहासिक काल से सामान्य तौर पे 2 या अधिकतम 3 प्रश्न आ सकते हैं, 2 या अधिकतम 3, इससे ज़्यादा नहीं। और समस्या ये है कि प्रागैतिहासिक काल में आम तौर पे 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें एक गलत हो जाता है, तो फिर ये दिक्कत है। मैं चाहता हूँ प्रागैतिहासिक काल में आप प्रश्नों को सही करिए। साउथ इंडिया, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल प्रशासन, वहाँ से मंदिरों से प्रश्न गलत होते हैं। मैं चाहता हूँ आमतौर पर परीक्षा भवन में जहाँ पे एक आम छात्र गलती कर रहा है वहाँ पर आप गलती ना करें। तो अब ये कह रहा है कि नवपाषाण काल में हमें मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो है मेहरगढ़। नवपाषाण काल में मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र कहाँ से मिलता है, तो जवाब है मेहरगढ़। इतनी सारी बातें आपको एक जगह मेहरगढ़ से मिली। और अब अगला प्रमुख स्थल है बुर्जहोम, कश्मीर में है। कश्मीर में बुर्जहोम और गुफा क्रॉल हमेशा पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। खोजकर्ता डी टेरा और पीटरसन। सन अगर आप याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, बुर्जहोम इंपॉर्टेंट है।
तो डी टेरा और पीटरसन इन्होंने इसकी खोज की थी और इसका उत्खनन किया टीवी खजांची सर ने। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो वो है बुर्जहोम। आपसे कहता है कि प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो आपका जवाब है मेहरगढ़। कश्मीर में खोजा गया प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो जवाब है बुर्जहोम। अब एक प्रश्न जो बड़ा कॉमन है, गर्तावास के साक्ष्य। गर्तावास, तो गर्तावास हमें बहुत सारे स्थलों से मिले हैं अलग अलग कालखंडों में। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ से हमें 16 गर्तावास मिले हैं। गर्तावास मतलब रहने के लिए जमीन में बनाए गए गड्ढे, जहाँ पर मनुष्य ने अपने लिए आवास बनाए होंगे, रहने की जगह बनाई होगी। और गर्तावास के चित्र आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, बुर्जहोम से हमारे पास 16 गर्तावास मिले हैं। और अब मैं आपके सामने एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलग से डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर मैंने सारे गर्तावासों को एक जगह इकट्ठा किया है, अलग अलग कालखंडों में कहां से मिलते हैं। तो कश्मीर में 2 स्थल हैं नवपाषाण काल के, एक बुर्जहोम है और दूसरा गुफ़क्राल है, याद रहेगा। अब एक बड़ी बात यह है, कश्मीर एवं बुर्जहोम से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम के आवासीय गड्ढों में हमें सीढ़ियां भी बनी मिली हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, बुर्जहोम के जो गर्तावास हैं उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। और अगर ये प्रश्न ऐसे डाइवर्ट हो जाए कि ये बताइए 2 कक्षीय गर्तावास कहां से मिले हैं, तब जवाब हो जाएगा गुफ़क्राल। अब देखिए 2 कक्षीय, ये प्रश्न भी आया है और ये सारे प्रश्न, ये सारी डिटेल आपको मेरी टेस्ट सीरीज में भी मिलेंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो ज्वाइन करें। मैं बार बार केवल आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और अभी लगातार परीक्षा तक मेरी योजना लगभग 100 पेपर और करवाने की है। तो आप जब चाहें इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान देने की बात है, हर टेस्ट सीरीज में आपको नए प्रश्न मिलेंगे, कोई भी प्रश्न पत्र रिपीट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हर पेपर में 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर गलत होते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको रिपीट करके दे दिए जाएं, ताकि आप हमेशा उन प्रश्नों को हैंडल करने में सावधान रहें। फिलहाल गर्तावास के लिए आप देख लीजिए, तो गुफ़क्राल से 2 कक्षीय गर्तावास हमारे पास उपलब्ध हैं। और अब कुछ थोड़ी सी बात यह है, नवपाषाण काल में एक स्थल है स्वात घाटी में, लोयबन का नाम याद रखिएगा और कलाको डेरा का नाम भी याद रखिएगा। तो यहां से हमारे पास गर्तावास के साक्ष्य हैं। तो नवपाषाण काल में हमारे पास गर्तावास के साक्ष्य के लिए 4 स्थल हो गए। 2 कश्मीर में हो गए, बुर्जहोम और गुफ़क्राल, और 2 स्वात घाटी में हो गए। कौन कौन से? लोयबन और कलाको डेरा। अब एक प्रश्न फिर आया है कि ये बताइए ताम्रपाषाण काल में गर्तावास कहां से मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में गर्तावास कहां से मिले हैं? तो ताम्रपाषाण काल में गर्तावास आपको मिलता है कहां से? इनाम गांव से। ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण काल में आपको गर्तावास मिलता है इनाम गांव से। कहां से मिलता है? इनाम गांव से। और फिर ये कहता है हड़प्पा में कहां से मिले हैं? हड़प्पाई स्थल रंगपुर से भी हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। ये बात मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। इसी तरह बूचड़ खाने का भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि वो मध्यपाषाण काल में कहाँ से मिलता है, नवपाषाण काल में बूचड़ खाने के साक्ष्य कहाँ पे हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी है, तो ताम्रपाषाण काल में भी है, अलग अलग समय पर कहाँ पे। तो ये सारे एविडेंस आप एक साथ कलेक्शन में ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
और बेहतर है आप इसे नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है एक बार आप सूचनाओं को नोट डाउन करिए। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है बुर्जहोम मानव मस्तिष्क की शल्य क्रिया किए जाने के साक्ष्य हैं। अब ये एक नई इंफॉर्मेशन हो सकती है और पूछी भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न अभी तक हमारे पास हड़प्पा सभ्यता से आता रहा है कि मानव मस्तिष्क की या मानव खोपड़ी की शल्य क्रिया किए जाने के प्रमाण हमारे पास हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से हैं? तो वो स्थल है कालीबंगा। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नवपाषाण काल में भी हमारे पास एक स्थल है बुर्जहोम। और ये देखिए यहाँ पर रिमार्क करके अलग से लिखा है, ऐसे ही प्रमाण हमारे पास हड़प्पा सभ्यता में मानव की शल्य क्रिया, वो खोपड़ी में जो भी ऑपरेट किया हो उन्होंने, वो उसके प्रमाण हमारे पास कालीबंगा से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा है और नवपाषाण काल में बुर्जहोम है। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी बहुत सॉलिड है। मानवीय शवाधानों के साथ कुत्ते दफनाए जाने की परंपरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में मानवीय शवाधानों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने की परंपरा कहां पर रही है? अनिवार्य रूप से तो वो है बुर्जहोम। ध्यान रखिएगा, ये भी दो बातें अक्सर याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता में कुत्ते कहां दफनाए गए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है रोपड़ और नवपाषाण काल का एक स्थल है बुर्जहोम। कुत्ते दफनाए जाने की परंपरा, ये सारे प्रश्न अगर आप उठा के देखिए, आपके पास पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे, नेट पर सारे पेपर उपलब्ध हैं। पीसीएस में, यूपीएससी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी में, टीजीटी में ये कुत्ते दफनाए जाने की परंपरा, गर्तावासों के साक्ष्य हमेशा रिपीट हुए हैं ये सारे प्रश्न। तो ये प्रश्न कभी अब दोबारा से गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, एक बात ये आता है कि अगर ये कहता है कि ये बताइए कि मानवीय शवाधानों के साथ बकरी को दफनाए जाने का प्रमाण, नवपाषाण काल की बात कर रहा हूं मैं, मेहरगढ़, बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है और वो है बकरी कहां पे? मेहरगढ़ में। और इस चित्र को भी आप क्लास 12th की एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ये चित्र नेट पर भी आपको मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य हमारे पास नवपाषाण काल में कहां पे है? बुर्जहोम में है। हड़प्पा सभ्यता में कहां पे है? रोपड़ में है। और बकरी को नवपाषाण काल में मानवीय शवाधानों के साथ दफनाए जाने का प्रमाण कहां पे है? मेहरगढ़ में है। और आगे ध्यान दीजिएगा, बुर्जहोम से हमें एक विकसित अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल से अभी तक एक प्रश्न ये आया है कि नवपाषाण काल में हमें बहुतायत अस्थि उपकरण कहां से मिलते हैं? तो बहुतायत अस्थि उपकरण हमको चिरांद से मिले हैं। वो नवपाषाण काल का स्थल बिहार में है, चिरांद है। यहां पे मैक्सिमम अस्थि उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। कहां से? चिरांद से। लेकिन वो कह रहा है कि अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग केंद्र कहां से मिला है? एक ऐसा साइट जहां पे इसका एक केंद्र था, अस्थि के उपकरण बनाए जाते थे, तो वो बुर्जहोम में। सर्वाधिक अस्थि उपकरण नवपाषाण काल में मिले कहां से? तो वो जवाब है चिरांद। तो अब ये बात क्लियर हो रहा है। देखो ये अगला पॉइंट यही लिख दिया है, इतना बढ़िया से क्लियर कट लिखा हुआ है। जितने भी जगहों पे कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने वो सारी बातें एक साथ एक जगह पर कोरिलेट कर दी हैं। गलत मत करिएगा। बाकी अगर इन चीज़ों को आप लगातार रिवाइज करेंगे तभी मस्तिष्क में ये जगह बनेगी इन सूचनाओं की। अदरवाइज फिर वो परंपरागत चीज़ें गलत हो गई तो कंपटीशन में मुश्किल होती है एक दो प्रश्नों से। ठीक है, तो अब देखो मैंने बात की थी आपसे, कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे। पाषाण ऑब्लिक अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो एक जगह तो मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताई थी और वो जगह है कौन सी? चिरकी निवासा। पाषाण उपकरण निर्माण कार्यशाला कहाँ से मिलती है? निम्न पुरापाषाण काल में, तो चिरकी निवासा। नवपाषाण काल में अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग बुर्जहोम।
निम्न पुरापाषाण काल में हमारे पास पाषाण उपकरण निर्माण कार्यशाला और वो जगह है चिरकी निवासा। अब थोड़ा आगे देखिए, ये सारी बातें मैं आपसे एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, जानबूझ के रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आपको अब दोबारा से गलती ना हो। फिर देखिएगा, वो कह रहे दक्षिण भारत में पुरापाषाण काल में कर्नाटक में स्थित एक स्थल है इसामपुर, एक पुरापाषाणकालीन स्थल जहां से हमें एश्यूलियन पाषाण उपकरण बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि एश्यूलियन पाषाण उपकरण बनाने का एक केंद्र दक्षिण भारत में, और वो है इसामपुर। एश्यूलियन हैंडेक्स क्या थे, कहाँ पाए गए, ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, पुरापाषाण काल वाले लेक्चर में पढ़ाया है। आप चाहें तो एक बार, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, पुरापाषाण काल और मानव का विकास, आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो एश्यूलियन पाषाण उपकरण बनाने का केंद्र कहाँ पे है, इसामपुर से है। यहाँ से हमें औजारों में हैंडेक्स खूब बताया था, मैंने आपको समझाया था, क्लीवर तथा स्क्रैपर यानी खुरचनी बनाने के साक्ष्य मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो दक्षिण भारत में इसामपुर, क्लियर। अब फिर ध्यान देना, एक बड़ी बात है, बेटम चरला की बात आ रही थी। मध्य पाषाण काल में एक स्थल है, मध्य पुरापाषाण काल में एक स्थल है बेटम चरला। मैंने बताया था पहली बार अस्थि उपकरण पहली बार बेटम चरला से मिलते हैं, और फिर मैंने आंध्र प्रदेश में स्थित स्थल है एक कुरनूल और मुच्छतला, यहाँ से भी हमारे पास अस्थि उपकरण प्राप्त होते हैं। अस्थि उपकरण प्राप्त होते हैं बेटम चरला। याद है मैंने डिस्कस किया था कि मध्य पुरापाषाण काल में हमारे पास एक बार बेटम चरला से पशुओं की अस्थियों से बने उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। और आगे देखिएगा, मध्य पाषाण काल में ज्वालापुरम का सेक्टर 9, यहां से हमें दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण निर्माण फैक्ट्री का प्रमाण मिला है। कितनी बातें आ रही हैं, और ये सारी बातें मैंने आपसे एक बार डिस्कस की हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा मध्य पाषाण काल में कहाँ पे है, तो वो है ज्वालापुरम का सेक्टर 9, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और फिर अभी मैंने बताया कि नव पाषाण काल में अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग, तो ये बुर्जहोम में है। दक्षिण भारत में हमारे पास नव पाषाण काल में एक स्थल है वेल्लारी, जहां से पाषाण उपकरण बनाने का हमारे पास प्राचीनतम कारखाना मिलता है। दक्षिण भारत की बात हो रही है। ये कितने सारे स्थल एक जगह पर हो गए, इसको बेहतर ढंग से कई बार पढ़िएगा, रट लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, चिरांद को पूछा गया है, बेटम चरला को पूछा गया है। और अब बात आती है उसी क्रम में, दो बातें मैंने और ऐड कर दी हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बुर्जहोम के बाद अब ये चिरांद जो स्थल है, जैसे बुर्जहोम में अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग केंद्र है, बुर्जहोम में अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग केंद्र है। सर्वाधिक अस्थि उपकरण नवपाषाण काल में कहाँ से मिले हैं, चिरांद से मिले हैं। अब एक बड़ी बात यह है, चिरांद से देखिएगा हमें सामूहिक भोजन निर्माण केंद्र, भोजन निर्माण केंद्र मतलब वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों का खाना एक साथ बनता रहा होगा, एक ऐसा साक्ष्य मिलता है चिरांद। चिरांद से हमें सामूहिक भोजन निर्माण केंद्र के साक्ष्य मिले हैं। तो दूसरी तरफ नव पाषाण काल का एक स्थल है बुधियाल, कर्नाटक में है।
यहाँ से हमारे पास सामूहिक भोज उत्सव के साक्ष्य मिले हैं। वो कहते हैं सामूहिक रूप से भोजन कहाँ पे बनता था नवपाषाण काल में, तो वो केंद्र है कहाँ पे, चिरांद में। बिहार का ये स्थल है। चिरांद कहाँ है, बिहार में है, नवपाषाण कालीन स्थल। और एक ऐसा स्थल जहाँ पर कम्युनिटी फेस्टिंग, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया होगा, सामूहिक भोजन उत्सव, तो वो कर्नाटक का नवपाषाण कालीन स्थल है बुधियाल। मुझे उम्मीद है आपकी बातें बहुत हद तक आपने क्लियर कर ली होंगी। और अगला स्थल हम लोगों को गुफ़क्राल डिस्कस करना है। आज की क्लास को मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं। क्योंकि मैंने बहुत सारी सूचनाएं आपको एक साथ डिस्कस की हैं। मैं चाहता हूं पहले आप इन सूचनाओं का एक नोट्स प्रिपेयर करें, इसको अच्छे से याद करें, और नवपाषाण काल के पार्ट 2 में हम लोग गुफ़क्राल से शुरुआत करेंगे, और तब हम लोगों का ये नवपाषाण काल पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो आज का लेक्चर मुझे समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।